गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। तो पासा क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं डाइस। डाइस मतलब जिससे हम लूडो खेलते हैं वो पासा होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि विपरीत फलकों का योगफल जो है कितना है, 7 है। 7 विपरीत फलकों का योगफल है। तो हमें ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मानक पासा है। तो हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। 5 का विपरीत फलक 4 हो जाएगा, लेकिन इनका सम देखिए, इनका सम बन रहा है 9। ऐसे 2 का विपरीत फलक 1 हो जाएगा, और 2 और 1 का सम कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ऐसे ही इसमें 3 और 6 का सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हमारा मानक पासा नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। 5 और 2 का सम कितना हो गया, 7। 3 और 4 का सम कितना हो गया, 7। 1 और 6 का सम कितना हो गया, 7। इसका मतलब ये हमारा मानक पासा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप सी और डी में भी ये सब अप्लाई करके देखेंगे तो इनके विपरीत फलकों का योगफल जो है 7 नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो सवाल हल करना क्या है? अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब देखिए, छोटे बच्चे को जो भी हम कराते हैं वो क्रियाकलाप आधारित उपागम कहलाता है। क्रियाकलाप आधारित उपागम किसको बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे कि हम बच्चे को प्लस सिखा रहे हैं, आपने छोटे बच्चे की बुक में देखा होगा, जैसे बच्चे को प्लस सिखाया जाता है। मान लो 3+4 सिखाया जा रहा है बच्चे को, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे। 3 कोई भी फ्लावर बना के दे देंगे या कुछ भी बना के दे देंगे। ऐसे यहाँ 4 बना के दे देंगे। फिर उसके बाद बच्चे को क्या कहा जाएगा, इनको ऐड करो। इन सारे जो फ्लावर बनाए हैं उनको ऐड करो। तो बच्चा इन सबको गिनकर 7 लिख देगा। इस तरह की एक्टिविटी को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोला जाता है। या बच्चे को स्टोन दे दिया जैसे गिनने के लिए, और बच्चा उनको काउंट करके बताएगा। तो प्राइमरी लेवल पर सवाल हल करना जो सबसे अच्छा माना जाता है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग माना जाता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में आप इन चारों ऑप्शन को आपको क्रम से लगाना है कि बच्चे को आकार और स्पेस की समझ विकसित हो जाए बच्चे के अंदर। तो चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। इसमें क्या दिया हुआ है, बच्चे को कुछ 2D आकृतियाँ बना के दे दी। जैसे आपने बच्चे की किसी बुक में देखा हो, जैसे ट्राइंगल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, फिर से क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो बच्चे को इस तरीके से एक हमने प्रॉब्लम दे दी, और बच्चा उसको कैसे डिफाइन करेगा। हमसे ये पूछा है कि क्रम वाइज बच्चे का माइंड कैसे उस पर वर्क करेगा। ये जो सब आकृतियाँ हैं ये 2D आकृतियाँ बोली जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले बच्चा छांटना सीखेगा उनको कि इनमें से ट्राइंगल कौन से हैं, क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा छांटता है 2D आकारों को छांटना। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उसकी भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए, मतलब उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए उसकी विशेषता बताएगा कि भाई ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती हैं। छांटने के बाद क्या करेगा, उस फिगर को देखते हुए उसकी विशेषता बताएगा। उसके बाद उसकी विशेषता क्या बताएगा, इसमें जैसे उसने केवल भुजा और शीर्ष बताया। फिर इस जो डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है भुजा, शीर्ष और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेगा। अब जो है आगे जैसे जैसे आगे बच्चा उस फिगर को देखेगा तो उसके विकर्ण की भी जो है उसका विकर्ण का वर्णन करेगा। इसके बाद जब बच्चा आकृति को देखकर ये सब सीख जाएगा तो उन सब आकृतियों का अपनी सहज बुद्धि से वर्णन करेगा बच्चा। तो सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, उसको छाटा
2D आकारों को छाटा, उसके बाद भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताएं बताई, उसके बाद विकर्ण की भी विशेषताएं बताई, और उसके बाद सबसे लास्ट में अपनी सहज बुद्धि से वर्णन किया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है कि जैसे टीचर ने बच्चे को कोई पाठ पढ़ाया या कोई सम समझाया, तो टीचर ये देखना चाहता है कि कितने बच्चों ने ये गेन किया या कितने बच्चों से ये क्वेश्चन करना आया। तो उसके बाद क्या किया जाता है, टीचर क्या करता है कि कोई टेस्ट कंडक्ट कराता है या कैसे भी करके वो पता लगाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। जैसे उसमें 10 स्टेप हैं तो बच्चे ने कितने स्टेप उसमें सीख लिए। और उसके बाद जब निदानात्मक परीक्षण हो जाता है उसके बाद रेमेडियल क्लास लगाई जाती है, मतलब कि बच्चे का उपचार किया जाता है। जैसे उसने 10 में से 5 जो है स्टेप सीख लिए, तो जो बाकी के 5 बच्चे उन्हें सिखाया जाता है उस रेमेडियल क्लास में कि बच्चों उन्हें भी जान जाए जो वो नहीं जान पाया। तो निदानात्मक परीक्षण का मेनली उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, मतलब बच्चा क्या चीज़ कैच नहीं कर पाया क्लास के अंदर बैठकर, ये सब जानना निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो यह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। ये किस तरह के प्रश्न बताते हैं कि शाब्दिक समस्याएं क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम जैसे कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा। इस तरह की समस्याओं में राजन यह नहीं बता पाता कि वह जमा करे या घटाए, गुणा करे या भाग करे। तो इस समस्या से हमें क्या पता चलता है? इस समस्या से हमें यह पता चलता है कि राजन को जो है संख्या संक्रियाओं का ज्ञान नहीं है, मतलब कि राजन ये नहीं जानता कि किस क्वेश्चन में कब प्लस किया जाता है, कब माइनस किया जाता है, कब डिवाइड किया जाता है या कब भाग किया जाता है। तो इसमें यदि बच्चे को हम वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम पहले सिंपल प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखा चुके हैं, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं। लेकिन ये जो है बच्चा, ये उस वर्ड प्रॉब्लम में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसको संख्या संक्रियाओं का समझ नहीं है कि प्लस कब किया जाता है, कि जब टोटल पूछ लिया तो प्लस किया जाता है, या दो चीज़ों में कंपेयर करनी है हमें तो माइनस किया जाता है। तो राजन को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है। आगे चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। अब समचतुर्भुज दिया हुआ है तो समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है समचतुर्भुज, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद परिमाप इसमें पूछा हुआ है। परिमाप क्या होता है कि कोई भी हमें फिगर दी हुई है उसकी सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो यह समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाओं का योग जो है परिमाप होगा। तो हमें परिमाप बताना है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी यदि हमें एक भुजा पता चल जाए तो हम उसमें 4 की मल्टीप्लाई करके उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो इसमें दिए हुए हैं आपको विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला है 1/2 √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? जो समचतुर्भुज होते हैं उसके जो डायगनल्स हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये फॉर्मूला वहीं से बना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो 1/2 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 की मल्टीप्लाई 8 में 2 बार करनी है, ये 64 हो गया, ये 36 हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 100 आया। 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है। तो 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो इस समचतुर्भुज की एक भुजा 5 आ गई। अब हमें निकालना है परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा 20 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल की अवधारणा से क्या मतलब है कि टीचर बच्चे को यह बताना चाह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी 2D फिगर जितना स्थान घेरती है वो क्या है? वो उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। बस टीचर अभी इतना ही बताना चाहता है।
तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इस चीज़ को बताने का? तो इस चीज़ का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि टीचर अपने दैनिक जीवन की वस्तुएं उठाकर बच्चे को दिखाए कि ये कितना स्थान गिर रही है। जैसे इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल या नोटबुक आदि विभिन्न पुस्तकों की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो टीचर ने ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से बता दिया कि देखो हथेली इतना स्थान गिर रही है, पत्ता इतना स्थान गिर रहा है। तो किसी भी चीज़ की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे पहले दैनिक जीवन में उसके प्रयोग के को समझाते हैं। और बाकी के इसमें ऑप्शन देखिए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। इसमें हम जो है सूत्र तो बाद में ही बताएंगे, पहले बच्चे को ही बताएंगे कि जो क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे ही आयत की लंबाई चौड़ाई ये सब बाद में बताएंगे, जो फॉर्मूले हैं वो बाद में बताएंगे, गणना करना बाद में बताएंगे। हम पहले सबसे पहले अवधारणा का मतलब है कि हम उसको समझा रहे हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वो उसको हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझाएंगे। एनसीएफ मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से ये कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि एनसीएफ जो ये मानता है कि गणित में जो है लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं ये बताने हैं उनमें से बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग किस में नहीं बढ़ेगी। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देना। अब यदि हमने बच्चे को आंकिक प्रश्न हल करते हुए बच्चे को एक निश्चित सूत्र बता दिए, ये नहीं बताया कि ये सूत्र कहाँ से आया, हम इसमें सूत्र क्यों लगा रहे हैं, तो बच्चे का लॉजिकल माइंड इससे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस सिद्धांत का पालन नहीं करता कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। मतलब गणित जो है लॉजिकल पावर को बढ़ाता है। यदि बच्चे को हमने कोई चीज़ डायरेक्ट लगाने को दे दी, सूत्र डायरेक्ट लगाने को दे दिया उसे बिना समझाए, तो ये इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा से रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? एक टीचर जो है इस रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए दे रहा है। तो 1/8 क्या होता है कि इस रेक्टेंगल के हम 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे और इसके पहले हिस्से को 1/8 है तो 8 इक्वल पार्ट्स करके उसका एक हिस्सा जो है हाईलाइट कर देंगे। तो आप सी ऑप्शन में देखते हैं इसके जो है 7 पार्ट हैं। तो हमें बताना था कौन सा निरूपण गलत है। तो इसका सी निरूपण गलत है क्योंकि इसमें 7 पार्ट्स किए हुए हैं। आगे चलते हैं 40 क्वेश्चन। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या पढ़ा जाएगा? तो 407928 लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, ये तो बिल्कुल 4,07,000 या 4,07,928 लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब देखिए, प्राइमरी लेवल के बच्चे को माप सिखाना है। माप मतलब किसी वस्तु को कैसे नापा जाता है ये सिखाना है। तो कैसे सिखाएंगे प्राइमरी लेवल के बच्चे को माप? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वस्तुओं को सत्यापित करते हैं अवलोकन के द्वारा। मतलब कि सबसे पहले हम बच्चे को, जैसे आपने छोटे बच्चों की बुक में देखा होगा, एक हाथी का चित्र दे देते हैं, एक चींटी का चित्र दे देते हैं और ये पूछते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है। तो बच्चा अनुमान से बता देता है एकदम देखते ही कि जो है ये इसमें हाथी बड़ा है। तो ये जो है अवलोकन द्वारा वस्तुओं का सत्यापन करना होगा। सबसे पहले बच्चा इस तरीके से सीखता है। उसके बाद हमने देखा है कि जैसे बच्चे को जैसे धागे से नापना सिखा दिया कि एक लाइन खींच देते हैं उसकी बुक में कि ये इस लाइन की लंबाई बताओ लगभग कितनी होगी। तो बच्चा स्केल का यूज़ बाद में सीखता है। मानक इकाइयाँ होती हैं, जैसे हमने धागे से या रस्सी के टुकड़े से बच्चे को नापना सिखा दिया। उसके बाद जो है फिर हम बच्चे को मानक इकाइयों का प्रयोग सिखाते हैं। मानक इकाइयाँ कौन सी होती हैं? जैसे कि बच्चे को हम फुटे से नापना सिखा रहे हैं या इंच टेप से नापना सिखा रहे हैं, स्केल से नापना सिखा रहे हैं, ये सब मानक इकाइयों के अंदर आएगा। फिर उसके बाद जब बच्चे ने नापना सीख लिया इस तरीके से, उसके बाद हम इन इकाइयों के बीच के संबंध को समझाते हैं। जैसे कि स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर बने होते हैं, एक तरफ इंच बने होते हैं, ये क्यों बने हुए हैं, तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये सबसे लास्ट में सिखाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाया? सबसे पहले बच्चे को अवलोकन करते हुए उसको माप की अवधारणा समझाई, फिर अमानक इकाइयों से समझाया, फिर मानक इकाइयों से समझाया, उसके बाद उनके बीच का इंटर रिलेशन बताया। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन में सही हो रहा है। आगे चलते हैं। यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए,
4+3 ये एक ऑपरेटर दिया हुआ है जो इस तरीके से डिफाइन है। तो हमसे पूछा हुआ है n+8 का क्या मान होगा। तो n+8 का क्या मान होगा, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ पर भी 6 लिखा है। तो यदि हमारे क्वेश्चन में n+8 है तो हमारा क्या लिखा जाएगा, n लिखा जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 4+5+6 मतलब इससे आगे की दो संख्या को हमने लिख दिया। उसके बाद 5 लिखा हुआ था, इससे उसके सामने 4 लिखा हुआ था, इससे आगे की हमने 3 संख्याओं को लिख दिया। ये 3 संख्याएं लिख दी क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ था। अब हमने n लिखा था तो n के सामने हमारा 8 लिखा हुआ है तो इससे आगे की 7 संख्याओं को हम लिख देंगे। किसी भी नंबर की नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो n हो गया, n+1 हो गया, n+2 हो गया, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ 8 लिखा हुआ है तो n+7 तक हम ये लिखते चले जाएंगे। अब n+7 तक लिखते चले जाएंगे। इसके बाद हमें इन्हें ऐड करके बताना है कि ये कितना बना। तो देखिए ये इसमें हम देखेंगे कि n कितनी बार आया हुआ, n कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स n आया हुआ है तो इसको 8n लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमें जो कांस्टेंट है ये आपस में जोड़ने हैं, 1+2+ अप टू 7। तो ये कैसे ऐड करेंगे हम, तो ये 7 लिखा हुआ है, 7 × 7 में 1 ऐड करेंगे 8/2। ये तरीका होता है क्रम से, यदि नंबर दिया हो 1 से लेकर 7 तक नंबर दिया है मान लो तो 7 लिखेंगे, 7 से अगली संख्या लिखेंगे और नीचे 2 लगा देंगे। या फिर एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप 1 में 2 ऐड करें, 2 में 3 ऐड करें, उससे भी हो सकता है ये। 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28। तो 8n+28 इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उसके आकार देखने में और ये समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। तो बच्चे के पर्यावरण में हमने ये दिखा दिया कि कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं। जैसे कि जो सर्कल होगा, जैसे बॉल होगी, बॉल लुढ़कती है, और लकड़ी का गुटका है वो फिसलता है। जो फ्लैट चीज़ें हैं वो फिसलती हैं और जो कर्व की शेप की चीज़ें होती हैं वो लुढ़कती हैं। इसके बाद क्या है कि एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि इस तरह की बातें मतलब पुस्तक में क्यों लिखी हुई है, क्या समझाना चाहती है। निर्देशन, तो इसका डी ऑप्शन सही है। निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने की सहायता करती है। मतलब क्या है कि कोई चीज़ यदि हमने बच्चे को अवलोकन करने के लिए दे दी, तो या कहने का मतलब कोई चीज़ हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं तो वो चीज़ें बच्चे के माइंड में एकदम बैठ जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो निर्देशन में संपूरित चर्चा है वह विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना बच्चे के दिमाग में, इससे बच्चे के दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी ये बात। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद कर लेना। रटना तो अच्छा गणितज्ञ होना होता ही नहीं है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि बच्चा सभी अवधारणाएं समझने लगा, उनको लागू करने लगा, उनको उनमें संबंध बनाने लगा। जैसे कि हमने बच्चे को 2+2+2 ऐड करने के लिए दे दिया तो बच्चे ने लिखा 6, और बच्चे को 2 × 3 दिया तब भी उसने लिखा 6। लेकिन बच्चा इसमें कोरिलेशन बनाना जब तक नहीं जानता कि 2+2+2 को 3 बार ऐड करेंगे तब भी 6 आ रहा है, और 2 को 3 बार 2 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आ रहा है, और ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को निरूपित करती हैं। तो जब तक बच्चा इन ऑपरेशंस में कोरिलेशन बनाना नहीं जानता वो अच्छा गणितज्ञ नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन उसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो कुछ आम दिए हुए हैं, उनका भार कितना हुआ है 2 किलो 600 ग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सेब दिए हुए हैं, इनका भार इतना है। तो आपको ये बताना है कौन सा ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका 1150, मतलब 1 किलो 150 ग्राम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने इसके 15